डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये सेकंड पार्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और ये क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 और 21 सेशन का। इससे पहले इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर यूट्यूब पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना है। साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैंने कवर किया है, उसका भी अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वो भी देख लें। प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है एएमयू और जामिया दोनों का ही। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक, और इस वीडियो में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये यूट्यूब चैनल है लर्न विथ ज़ेब, ये टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ हम जुड़ सकते हैं, और ये है ईमेल आईडी, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आज यानी कि 2 मई को मॉक टेस्ट होने वाला है 3 बजे शाम से 5 बजे शाम तक मॉक टेस्ट होगा, और पूरा एएमयू के सिलेबस के ऊपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है वो हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा हो चुका है ना। अब 60 के बाद हमें जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से हमें इसकी शुरुआत करनी है इस सेकंड वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। यानी कि गोल्ड ज्वेलरी की प्योरिटी को अगर आपको पता करना है तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या उस पर लगा होना चाहिए, एक मार्क, हॉलमार्क, आईएसआई मार्क या इको मार्क। क्वेश्चन नंबर 61 इकोनॉमिक्स चैप्टर है, ये क्लास 10th के बुक से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉलमार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 62 फूड सिक्योरिटी का ये चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स बुक से ही। सिक्योरिटी कंप्राइजेज फॉलोइंग डायमेंशन। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ना, ये पूछ रहा है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्या इसका होगा? देखो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा, तो आप इसका जवाब कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अलीगढ़ के पेपर में आपने ध्यान ये देना है कि नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा आप गलत ना करें, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि सही तो करना ही है, साथ ही साथ जितना कम आप गलती कर सकते हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 62 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 63 ये वैसे तो ये गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड है, बट आपने घबराना नहीं है। मनोहर पांडे के अंदर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स दिए गए हैं वो याद रखें, और साथ ही साथ जो क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में जो स्कीम्स आपको दिए गए हैं वो आपको याद रखना है। और ये सवाल वहीं से पूछा गया है कि अंत्योदय अन्ना योजना, ये आपके क्लास 9th के बुक से पूछा गया है। अंत्योदय अन्ना योजना कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2000, दिसंबर 2000, जुलाई 2002 या अगस्त 2002? देखो इससे तो एक चीज साबित होता है कि या तो 2000 में हुआ होगा या 2002 में हुआ होगा, है ना। क्योंकि देखो इधर भी 2000, इधर भी 2000, यहाँ 2002, यहाँ 2002। तो आपने सबसे पहले ईयर क्लियर करना है कि किस ईयर में ये लॉन्च किया गया है। 63 क्वेश्चन नंबर, है ना। अंत्योदय अन्ना योजना कब लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, अगर आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई 2000 में, तो इसका मतलब कि ये 2000 और ये 2002 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए दिसंबर और जनवरी में। तो बिल्कुल क्लैरिटी अगर आपको होगा तो बिल्कुल आप सही जवाब दे सकते हैं। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है दिसंबर 2000 में ये अंत्योदय अन्ना योजना की शुरुआत की गई। आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त 2000 में? क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर सर्विस सेक्टर। इसमें से बताना है कि सर्विस सेक्टर, इसमें से बताना है कि कौन सा इन चारों में से सर्विस सेक्टर के दायरे में है। वीविंग क्लॉथ, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग या फॉरेस्ट्री सेक्टर में कौन आइटम होगा इसमें?
तो आपको पता है कि भाई ट्रक सर्विस देगा, तो ये सर्विस सेक्टर हो। क्वेश्चन नंबर 65, द पीरियोडिकल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाई, हर 5 साल में पॉवर्टी लाइन की मेजरमेंट होती है। वही सब पूछा गया है कि कंडक्ट कौन करता है ये पॉवर्टी लाइन। NSSO, ये फुल फॉर्म भी याद रखें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग, नीति आयोग के आप बताएं कि चेयरपर्सन कौन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडी है जो पॉवर्टी लाइन को मेजर करती है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NSSO, हर 5 साल पे। 66 में आ जाए कि विश्व फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। इसमें कह रहा है कि फार्मिंग, देखो क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है विलेज पालमपुर, तो पालमपुर के बारे में रहा है कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग हो रहा था। वो जो विलेज है उसके अंदर, मतलब उस गांव में खेती थी, ये तो है, ठीक है, तरीके की खेती हो रही थी, है ना। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट या शॉपकीपिंग। फार्मिंग प्रोडक्शन किस तरीके का होता था, है ना, ये आपको जवाब देना है। 66 का जो आंसर है वो है शुगर केन प्रोडक्शन, ये हो रहा है उसका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज एनकरेज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले बताएं कि WTO कब बनाया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको ज्यादा एनकरेज करता है, किसको बढ़ावा, ट्रेड को, हाई टैरिफ ड्यूटीज को, मल्टीलैटरल ट्रेड को, या कोटा सिस्टम इन फॉरेन ट्रेड को। क्वेश्चन नंबर 67 ये देता है भाई मल्टीलैटरल ट्रेड को, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा तो दैट इज कॉल्ड बाईलैटरल, है ना। बट ये WTO किसके ऊपर फोकस करता है, मल्टीलैटरल ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उसमें शामिल हो। 68 में आ जाए कि इन विच स्टेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा गया है। लोवेस्ट, सबसे कम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम किस स्टेट में है, तो इसका आपने जवाब देना है केरला, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 68, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, क्या पूछा है इसमें, जस्ट अ सेकंड, 68 कौन सा क्वेश्चन था। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोवेस्ट, लोवेस्ट पूछा है इसमें से, तो ये तमिलनाडु नहीं, केरला होगा ना, केरला है। सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस स्टेट में है उसका भी आपको 69, और साथ ही साथ बताएं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। 69, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। 69, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय UNDP, सॉरी, कौन सी रिपोर्ट। नंबर 70, which among the following is considered as the most liquid asset, इसमें से कौन सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड या करेंसी। क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर हो गया कि करेंसी। 71 में आ जाए कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, सबसे मतलब पूरा क्लियर एक्सप्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो किस रिवोल्यूशन में सामने निकल कर आता है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्वेश्चन 71, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंच रिवोल्यूशन। आपको ईयर बताना है और कहाँ कहाँ हुआ ये तो नाम से ही पता है। ये बताइए कि इंडस्ट्रियल सबसे पहले कहाँ इसकी शुरुआत की गई और किस ईयर में इसकी शुरुआत की गई, और इन सभी जो चारों रिवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया है उनका ईयर बताइए कब कब हुआ है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मोंटेस्की। अब देखिए वैसे तो मतलब आप नहीं पूछा जाना चाहिए मोंटेस्की के बारे में, बट पूछा इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में ही है। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मोंटेस्की की बुक के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया है, इसलिए आपसे सवाल ये पूछ लिया गया है। तो मोंटेस्की की किताब का क्या नाम है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, द प्रिंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्वेश्चन नंबर 72, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्की की बुक है।
आप ये बताएं कि टू ट्रीटाइज ऑफ ऑन गवर्नमेंट ये किसकी बुक है, द प्रिंस किसकी बुक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 73, द जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज, आपको क्या करना है कि डिफरेंट कंट्रीज के पार्लियामेंट का नाम याद रखना है। फिलहाल बताएं कि जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या है, जर्मनी के पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल पार्लियामेंट, रिक्सटैग, जर्मन लेजिस्लेचर या जर्मन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 73 ये आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपके बुक में आपको बताया गया होगा वर्ल्ड वॉर वाले एरा में जब आप जाएंगे वहाँ पे भी जर्मनी के बारे में है डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा वहाँ पे, है ना, तो इसलिए आपसे ये पूछ लिया गया है। और वैसे भी आपको याद रखना है कुछ कंट्रीज और उनके पार्लियामेंट का नाम। हु वाज कैप्टन स्विंग, ये कैप्टन स्विंग कौन है, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। कैप्टन ऑफ अ शिप, एन आर्मी कैप्टन अंडर ब्रिटिश, लीडर ऑफ पीजेंट, या फिर अ मिथिकल नेम, कौन है ये कैप्टन स्विंग। क्वेश्चन नंबर 74 ये है मिथिकल नेम। आपको अगर याद आ रहा होगा, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि ये एक ऐसा नाम बन जाता है जिससे लोग दहशत खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 प्लांट मोर वीट, वीट विल विन द वॉर, ये किसने कहा था, ये इतना खतरनाक जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन या वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये भी आपके बुक, ये बाहर से कुछ नहीं सवाल, ये सब एनसीईआरटी की बुक में है। आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो पूरा आपको उस नोट्स में मिल जाएगा। 76 आ जाए, व्हेन वर द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट ड्रॉन अप, तो सबसे पहली मर्तबा जो लॉज ऑफ क्रिकेट है रिटन, है ना, लिखित में जो क्रिकेट के लिए जो नियम कानून बनाए गए कब बनाए गए, 1634, 1644, 1744 या 1844। 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1744। क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाए कि हु इंट्रोड्यूस्ड वुड ब्लैक प्रिंट इन यूरोप, यूरोप के अंदर वुड ब्लैक प्रिंट का इंट्रोडक्शन किसने किया है, कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, मैगेलन, कौन है ये। 77 का राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। 78 में आ जाए कि विच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग, जो गुटेनबर्ग है उन्होंने पहली जो बुक प्रिंट की वो कौन सी है, ये सवाल पूछा गया है। अवेस्टा, बाइबिल, कुरान या ऋग। क्वेश्चन नंबर 78, तो ये है बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 79 ये सब आपके सिलेबस से है। विच इंडियन कम्युनिटी फर्स्टली स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट, ये भी आपके हिस्ट्री एंड स्पोर्ट जो चैप्टर है आपके हिस्ट्री में वो उससे पूछा गया है कि इंडियन कौन सी पहली कम्युनिटी है हिंदुस्तान में जिसने क्रिकेट को खेलना शुरू किया, मुस्लिम, हिंदूज, पारसीज एंड ज्यूज। 70 इसका राइट आंसर है पारसीज। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो क्रिकेट है वो क्रिकेट को इसी तरीके से खेलते थे, एक मुस्लिम की टीम होती थी, हिंदूज की टीम होती थी, पारसीज, इस तरीके से टीमें बढ़ती थी, है ना। मतलब तो एक तरीके से ये कहा जाए जब वो क्लब्स बनाए जाते थे तो हिंदू जिम खाना, है ना, मुस्लिम जिम, इस तरीके से नाम होता था। और वक्त बहुत ज़्यादा डिवाइड था। अब जो क्रिकेट है वो क्या है, वो यूनाइटेड है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम इस तरीके से नाम नहीं दिया जाता है। और एक क्रिकेट अगर हिंदुस्तान की ही बात करें तो क्रिकेट का जब गेम होता है तो उसमें पूरे कंट्री के लोग यूनाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हु एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, किसने लिखा है, कौन एडिटर था इसका, इस न्यूज़पेपर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित रमाबाई, राजा राम मोहन रॉय या बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ये इंडो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जिक्र है, मतलब ये आपके टॉपिक में ही है। राजा राम मोहन रॉय को बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। बताइए कि इन्होंने सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट की शुरुआत की, ब्रह्मो समाज, कब इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाए कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये किसने कहा था, वोल्टायर, मार्टिन लूथर, मोंटेस्की या रूसो। क्वेश्चन नंबर 81 इसका जो राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। दो मार्टिन लूथर हैं और दोनों बताइए कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है। एक मार्टिन लूथर कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और दूसरे जो मार्टिन लूथर है वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं वो।
2 मार्टिन लूथर हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हु डिजाइन स्वराज फ्लैग? 1921 में स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया गया, ये पूछा गया है कि किसने किया है ये? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 82, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 83 में आ जाए कि हाफिज शिराजी वॉज अ पोएट ऑफ? हाफिज शिराजी किस सेंचुरी के पोएट? 13, 14, 15 या 16? तो ये थे 14th सेंचुरी के। 84 आ जाए, द कॉज, ये सब आपके सिलेबस का ही पार्ट है, एक भी अभी तक सिलेबस से बाहर नहीं गया है। द कॉर्न लॉज वर रिलेटेड टू, जो कॉर्न लॉज से रिलेटेड है ना, कॉर्न लॉज का रिश्ता किसके साथ है? किस कंट्री में इस तरीके के लॉज बनाए गए थे? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी? क्वेश्चन नंबर 84, तो ये है ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जिक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 85, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज? साइमन कमीशन को बाइकॉट किया गया क्यों? देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। लीग या साइमन कमीशन ने मुस्लिम को सपोर्ट किया था। कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल डिजायर्ड स्वराज, या फिर कांग्रेस को ऐसा लगता था कि नहीं भाई लोगों को स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, या फिर इट द कांग्रेस, या फिर साइमन कमीशन कांग्रेस को ही अपोज किया था? तो क्या वजह था साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का? क्वेश्चन नंबर 85 बिल्कुल सही है। इसका जो सही जवाब है कि मेंबर नहीं था, 7 मेंबर थे और सातों के व्हाइट मैन थे, है ना। ये सातों को साथ में कातिया वाला। Which of the following phenomena is responsible for winter rainfall along Tamil Nadu coast? तमिलनाडु कोस्ट पे किस वजह से, है ना, बारिश होती है, विंटर रेनफॉल होती है, किस वजह से? इसमें से क्या वजह है? साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, टेम्परेट साइक्लोन या लोकल डिस्टर्बेंस की वजह से? क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो राइट आंसर है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 87 में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ डैम्स? डैम्स का इसमें से कौन सा इस्तेमाल है? इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, सभी डैम का यूज। 88 में आ जाए, द फर्स्ट कोट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए किसी का मशहूर कथन है, किसी ने कुछ कहा है, देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज, बहुत ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा फेमस ये वाक्य है जिसको आपको याद रखना होगा। एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट एनीबॉडीज ग्रीड बिलोंग्स टू, ये किसने कहा है ना? क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, मतलब क्या, नीड, है ना, अगर आपको जरूरत है किसी चीज की तो बहुत ज्यादा है आपके पास। बट अगर आप लालची इंसान है ना, तो आपको 10 रुपए की जरूरत है, चलो ठीक है, आपको जरूरत 10 रुपए की है बट आप लालची हैं, तो अब आपको 10 रुपए मिले तो आप खुश नहीं होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि यार 20 रुपए मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई आपके जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत चीज है हिंदुस्तान में, बट अगर आप लालची हैं तो कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, अमर्त्य सेन या महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 88, ये कहा है महात्मा गांधी ने। 89 में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक? है ना, तो ये बताना है कि किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बन जाता है जब स्ट्रीम डिफरेंट डायरेक्शंस में चला जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाए स्ट्रीम्स, तो किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बनेगा? डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेडियल पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न? क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियल पैटर्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये सब पता है कहाँ मिलेगा आपको? ड्रेनेज वाले चैप्टर में भी मिलेगा और फिजिकल फीचर में भी मिलेगा, क्लास 9th में ज्योग्राफी के चैप्टर में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ना? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड नेसेसरी टूल्स एंड इनपुट्स, ये पढ़ लीजिए, बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट है, इसका मैं सीधे सही जवाब दे देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद? स्टेट्स का कॉमन जो
बॉर्डर है वो किसके साथ है, नेपाल, चाइना, भूटान या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 91 ये है ए। एक काम और भी करना है आपने, अगर आपके पास बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, पीछे जो एक्सरसाइज दिया रहता है ना, एक्टिविटी जो आपको करने को दिया रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर कुछ भी आपको काम दिया गया है, एमसीक्यूज ही क्यों ना हो, उसको आपने सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस वहीं से ही डायरेक्ट कॉपी लिए जाते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपने करना यह है कि एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास बुक है, एक्सरसाइज जो पीछे कराया गया है उसका आपने आंसर ढूंढ लेना है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट मिनरल एज रॉ मटेरियल। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के तरह इस्तेमाल करती है, सीमेंट, जूट, स्टील या एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। 93 देखिए कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू, ये वाटर रिसोर्स एक चैप्टर ही है, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिला है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी, तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, क्या करने के लिए, एश्योर फूड सिक्योरिटी, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, या रिड्यूस हेल्थ हजार्ड, या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93 आपको पता है कि इनमें से सभी होगा। 94 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली बना के फ्लो करती है, महानदी, कृष्णा, तापी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 94, 94 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, तापी रिवर। आप बताएं कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं वो किससे रिलेटेड है, फ्लड कंट्रोल मेजर से, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होगा। आपको फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से। आपको बताना है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, इसमें बताना है कि सॉइल इरोजन की वजह क्या नहीं है इसमें से, है ना, डिफॉरेस्टेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग, या डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 96 ये है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा नींद आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि 1 बज गए रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूँ, तो 1 बजा है रात के। और क्वेश्चन नंबर 97 देखें कि द नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कनेक्ट्स द सिटीज विद, और नेशनल वाटरवे जो नंबर 1 है वो किस किस शहर को कनेक्ट करता है, इलाहाबाद हल्दिया, वाराणसी कोलकाता, सादिया धुबरी, या इलाहाबाद वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया को कनेक्ट करता है। 98 में आ जाए कि लक्षद्वीप इज एन एग्जांपल ऑफ, लक्षद्वीप किसका एग्जांपल है, वोल्केनिक आइलैंड, कोरल आइलैंड, अपलिफ्टेड आइलैंड, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 98 ये है कोरल आइलैंड का एग्जांपल है। 99 में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज इंक्लूडेड इन कश्मीर हिमालयाज, ये फिजिकल फीचर्स चैप्टर से है, क्लास 9th के ज्योग्राफी से है। आपको बताना है कि कश्मीर हिमालय में, हिमालय का कौन सा पार्ट है, कश्मीर हिमालय का इसमें से कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो कश्मीर हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, या डफला हिल। क्वेश्चन नंबर 99 इसका राइट आंसर है पीर पंजाल। 100 देखें कि विच ऑफ द रिवर्स फ्लो वैली, अगेन रिफ्ट वैली में कौन, रिफ्ट वैली में कौन फ्लो करती है, गंगा, घाघरा, यमुना, नर्मदा, या कावेरी। क्वेश्चन नंबर 100 वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ही मैंने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। साथ साथ आपको मैं बता दूं ये सेकंड वीडियो था, सेकंड पार्ट था 11th आर्ट्स कॉमर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेशन, याद रखें 2020-21 का। साथ ही साथ कल मॉक टेस्ट होने वाला है 3 बजे से 5 बजे तक। साथ ही साथ एएमयू का जो भी पैटर्न रहता है, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है, 10 इंडो इस्लामिक, 10 जीके और 60 क्वेश्चंस होते हैं एसएसटी के, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपने कर लेना है क्या, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको पहले से ही पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। और आपको भेज देना है, फिर मैं इधर से रिप्लाई करूंगा, फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर आराम से आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म हुआ 2020-21 का। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से मैंने तैयार किया है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो मैंने तैयार किया है आपके लिए वो इस तरीके से है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं MU मॉक टेस्ट फर्स्ट 11th आर्ट्स कॉमर्स प्रिपेयर्ड बाय औरंगजेब खान, और यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो खैर नहीं मिलेगा, कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पे अपलोड कर सकूँ किसी तरीके से। अगर अपलोड कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ आपको देखना है कि इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि बिल्कुल AMU के सिलेबस पे ये मॉक टेस्ट होगा, और 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि आपने अगर एक सवाल गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने 4 सवाल सही कर लिया है ना, यानी कि एक एक नंबर का, तो 4 नंबर मिला आपको। और 5वां सवाल किया और वो अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया, तो इस 4 नंबर में से 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि आपको मिलेंगे 3.75 मार्क्स मिलेंगे 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की है, ये याद रखना है।